तो जब किसी मरीज को पता चलता है कि उसको कैंसर है तो उसको अंदर से क्या लगता है, कैसे महसूस होता है, क्या उसको अंदर से क्या फीलिंग आती होगी? बिकॉज आपने बहुत करीब से काम किया है। स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर होने के बाद भी आज से 10 साल पहले कोई व्यक्ति अगर 2 साल तक जीवित रहता है, मरीज का जो विल पावर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी का अगर किसी को भी पता चलेगा तो एक स्थिति रहती कि हम ऐसा सोचते कि अरे ये क्या हो गया, हम सब हार रहे हैं, हमारे आसपास की चीज़ सब टूट रही है। लेकिन वो एक शायद ये रहता है कि कुछ नई चीज़ बनने से पहले कुछ बनी चीज़ को उसको टूटना होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएनपी पॉडकास्ट में और मैं हूं तरुण शर्मा। आज हमने बात की डॉक्टर वेदांत मोदी जी से, जो एमबीबीएस एमडी हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में। डॉक्टर वेदांत मोदी मेडिकल ऑन्कोलॉजी के सीनियर रेसिडेंट भी हैं और वो सॉलिड कैंसर से लेकर ब्लड रिलेटेड कैंसर दोनों को ट्रीटमेंट करते हैं। इस पॉडकास्ट में जो डिस्कशन हुआ है वो सिर्फ टेक्निकल चीजों पे या सिर्फ टेक्निकल बातें नहीं हुई हैं। इसमें इमोशनल लेवल पे कैसे काम करते हैं, जब किसी को कैंसर होता है तो उनको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, या फिर किसी को अगर कैंसर हुआ है तो उस कैसा थॉट प्रोसेस रखना चाहिए और किस तरीके से उसको उससे लड़ना चाहिए। एज यू नो, कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है। तो आज हमने बात की है डॉक्टर वेदांत मोदी जी की द्वारा लिखित एक बुक, बिटवीन साइंस एंड द सोल, जिस बुक में उन्होंने बात की है कि साइंस कैसे काम करती है और सोल, ये दोनों इंटरकनेक्टेड कैसे हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर वेदांत मोदी जी को, जिन्होंने बात की है कैंसर और ऑन्कोलॉजी के बारे में। किस तरीके से हम अपने पेशेंट्स को, या अगर हम खुद कैंसर पीड़ित है तो किस तरीके से हम अपना थॉट प्रोसेस रखें और किस तरीके से इससे निजात पाएं। आइए बात करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आपकी बुक है बिटवीन साइंस एंड द सोल। ये आपको सबसे पहले मन में कब आया कि मैं इस बुक को लिखूं, या फिर जब हम बुक लिखने के लिए सोच रहे होते हैं तो ये थॉट कहाँ से आया? ये विचार बिटवीन साइंस एंड सोल, ये बुक लिखने का जो विचार है, ये मेरी एक घटना ही है व्यक्तिगत कि मेरे नाना जी को 84 वर्ष की उम्र में प्रोस्टेट का कैंसर था, स्टेज 4 में पता चला था और फिर उनसे उनके 2 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो एक चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा अपने नाना जी के बारे में कि वो बहुत ही धार्मिक तो मैं नहीं बोलूँगा, हम्म, लेकिन थोड़ा सा धार्मिक और बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक थे कि हम्म, उनको कुछ भी हो तो राम नाम बोलने से उनको अंदर ताकत मिलती थी। और शायद यही एक कारण है कि स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर होने के बाद भी आज से 10 साल पहले कोई व्यक्ति अगर 2 साल तक जीवित रहता है, भले ही आप मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति ना बोलो, लेकिन आत्मशक्ति के कारण ये संभव हम्म, हो पाया है। हम्म, और फिर कहीं एक लगता है कि कहाँ से उनको आत्मशक्ति मिली, तो शायद एक राम नाम था जिससे उनको आत्मशक्ति मिली। अब मैं हालाँकि हम्म, उस टाइम बहुत छोटा था, मैं एमबीबीएस सेकंड ईयर में था, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा ऐसा कि ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है, नहीं था। लेकिन फिर उनकी मृत्यु और वो एक ऐसा मोड़ था जीवन का जो मेरे को ऑन्कोलॉजी या कैंसर रिसर्च या कैंसर ट्रीटमेंट में जाने के लिए प्रेरित किया। हम्म, फिर जब मुझे बीमारी के बारे में पता चला, समझा कि क्या होता है, क्या किया जा सकता है, फिर वहाँ पे मैंने खुद भगवद गीता है, आपके जो बाकी धर्म ग्रंथ हैं, हम्म, कई महान संत हैं, ऋषि-मुनि हैं, उनके भी यूट्यूब पे वीडियोज़ देख के, उनकी भी लिखी हुई किताबें पढ़ के, कुछ अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंसेस, कुछ मरीजों के एक्सपीरियंसेस, कभी उनसे बात करो तो उनकी जो भावनाएँ हैं वो, कभी आपकी भावनाएँ वो सब चीज़ से समझ में आया कि हाँ, ये बात सही भी है कि मैं भी इंसान हूँ, सामने वाला भी इंसान है, लेकिन हम दोनों बात व्यक्तिगत तौर पे इंसान जैसे कर सकते हैं। राइट। लेकिन एक बहुत सेंसिटिव लेवल पे देखा जाए तो ये बात 2 आत्मा के बीच में है। लेकिन मरीज कभी का रहता है कि मरीज उतना बीमारी के बारे में जानकार नहीं रहता या मेडिकल पर्सन नहीं रहता है। हम्म, तो मैं एज़ अ साइंस पर्सन सामने वाले को मरीज ना मान के मरीज की जो आत्मा है उससे ये बात करने को सो ये ऐसा है कि एक विज्ञान और आत्मा के बीच का डायलॉग है। नहीं, आपने अभी एक वर्ड यूज किया, साइंस एंड सोल। तो मैं जब नॉर्मली मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि जो जो इंसान बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में काम करता है और उसको पता है कि बीमारी किस चीज़ से होती है, क्यों होती है, कैसे कैसे उसका पूरा प्रोसेस उन्हें पता होता है। एंड देन मैं जब आपसे शुरू से जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जी, आप जी। बहुत ज़्यादा यू आर वेरी स्पिरिचुअल एंड आप बहुत ज़्यादा भगवान को मानते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही। अब मेरे को लगा कि यू आर डॉक्टर होते हुए भी, बट आप बहुत ज़्यादा गॉड में बिलीव करते हैं और उस शक्ति को मानते हैं। तो ये कैसे, इट्स हाउ इट्स पॉसिबल टू यू, एंड इज इट गुड और नॉट? मेडिकल साइंस में आने से पहले, एमबीबीएस के पहले मैं साइंस का स्टूडेंट था, उससे पहले एक 15-16 साल तक जब आप 10वीं का सब्जेक्ट नहीं होता, आप एक साधारण इंसान रहते हो और उस टाइम तक मेरे नाना जी का जो प्रभाव था मेरे ऊपर वो था।
तो वो राम नाम देखते थे, उनकी मजबूती रहती थी। उनका देखा-देखी ही मेरे में ये बचपने में चीज़ आई। मैं विज्ञान, मेडिकल साइंस, टेक्निकैलिटी ये 16-17 साल के बाद में जब आप सब्जेक्ट लेते तो उस टाइम पे आया। लेकिन उससे पहले मैं क्या था, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है या व्यक्तिगत मेरा पर्सनल डेवलपमेंट है, उसमें मेरे नाना जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। अच्छा। लेकिन उनके साथ बचपन में वो कहानी सुनाते थे सोते टाइम, फिर खाना खाते टाइम कहानी सुनाते थे। हमेशा ये रहता था भाई, जिसका कोई नहीं उसका राम, हारे का सहारा राम। यस। तो व्यक्तिगत तौर पे अगर ये देखा जाए हम अपने आप को हारा माने, बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी रहती है जहाँ हमको हार हार मानना पड़ता है, हम हार जाते हैं। कुछ परिस्थिति ऐसी रहती है जिसमें हम जीत जाते हैं, लेकिन हारे का सहारा राम। यानी कि लाइक आप डॉक्टर होते हुए भी इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, तो उससे एक एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस तो आता ही है, एक आशा। कॉन्फिडेंस आता है, आशा आती है और कभी-कभार ऐसा रहे कि जब अंधेरा आपके रास्ते पे अंधेरा रहता है तो एक वो रहता है ना कि अध्यात्म का या धर्म का या आपकी आस्था का एक दिया रहता है, वो दिए से आपको थोड़ा-थोड़ा पता चलता है। तो हाँ, आप हुँ, कहीं जाके भिड़ ना जाओ, कम से कम इतना रहता है कि आप सामने कोई मुसीबत आ रही है और आप मुसीबत से सिर्फ़ 1 उँगली की दूरी पे हो, हुँ, बच जाते हो आप। राइट। वो आस्था का जो प्रभाव है, वो हुँ, आपको जीवन में बड़े से बड़ी मुसीबत जब आपको ऐसा लगता है हम हार रहे हैं, उससे आपको निकलने की शक्ति देता है। और ये बुक भी, जो किताब लिखने का ये मेरा इंस्पिरेशन था, ये भी वही एक पर्सनल एक्सपीरियंस से था। मैं पहले एक इंसान हूँ, पहले मेरे उसके बाद मैं डॉक्टर हूँ। राइट, राइट। तो ये जो है मेरे अंदर का इंसान, डॉक्टर बनने के बाद दोनों अनुभवों को जोड़ के एक हुँ, हुँ, छोटी-सी कहानी, जो मैं मरीज़ हो गया, मरीज़ों के साथ वाले हो गए, हमारे मेडिकल फ़ील्ड के जो मरीज़ों को देखते हैं, उनके लिए एक छोटा-सा अपने तरफ से योगदान मान के कि क्या किया जा सकता है, ये एक कथा है इसकी। बहुत बढ़िया। तो कहीं लाइक मैंने बहुत सारे मरीज़ को देखा है, बहुत सारे डॉक्टर के साथ मैंने काम किया, मिला हूँ बहुत बहुत बारी, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ माय फादर, एज़ एज़ आई टोल्ड यू। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि एक मरीज़ के लिए नॉर्मली प्रोटोकॉल्स होते हैं कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, इस टाइम पे दवा लेनी है, इस टाइम पे ये करना है, मतलब पूरा प्रोटोकॉल्स का एक पूरा डायरी होती है कि ये सारे नियम कानून है। वो किसी भी तरीके की बीमारी हो सकती है उसको। तो आपको क्या लगता है कैंसर जैसी बीमारी जिसको है, उस इंसान के लिए प्रोटोकॉल ज़्यादा मायने रखेंगे या उसके साथ आप हो, उसके लिए आप प्रेज़ेंट हो, आपका संबंध कैसा है, आपका व्यवहार उनके साथ कैसा है, वो ज़्यादा मायने रखेगा? व्हाट डू यू थिंक? मैं अगर ये सवाल अगर आप 2 या 4 साल पहले करते तो शायद मैं बोलता कि हुँ, डॉक्टर का मानवीय स्वरूप और प्रोटोकॉल दोनों इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज हुँ, मैं बोलूँगा मानवीय स्वरूप ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रोटोकॉल आपको चैटजीपीटी और बाकी एआई वाली चीज़ें वो ही बता देगी। लेकिन एआई आपको ये मानवीय भावनाएँ, मानवीय संवेदनाएँ, वो सब चीज़ें नहीं बता सकता। और अगर ऐसा ही होता, शायद चैटजीपीटी का एक डॉक्टर वर्ज़न होता, वो मरीज़ों का इलाज करता, डॉक्टर नहीं करता। राइट, राइट। आपने तो अपना एक्सपीरियंस बताया कि नाना जी को कैंसर हुआ था। तो जब किसी मरीज़ को पता चलता है कि उसको कैंसर है, तो उसको अंदर से लाइक क्या लगता है? कैसे महसूस होता है? क्या उसको अंदर से क्या फीलिंग आती होगी? बिकॉज़ आपने बहुत करीब से काम किया है। क्या वो डर जाता है? या क्या वो बिल्कुल ही होपलेस हो जाता है, बिल्कुल कोई होप नहीं उसको? ऐसा कुछ क्या थोड़ा बताएँगे? अ, अगर आप मेरे से पूछें, हुँ, मैं अगर अपनी व्यक्तिगत बात से चालू करूँ, क्योंकि हुँ, किसी मरीज का या किसी तीसरे व्यक्ति का मैं ना बोलूँ, क्योंकि ये इंस्पिरेशन मेरे से है, तो मैं अपने से बात चालू करूँगा। जी। हुँ, मेरे नाना जी को स्टेज 4 का कैंसर था। ये बात सिर्फ़ मुझे, क्योंकि मैं डॉक्टर था, उस टाइम पे पढ़ाई कर रहा था। हुँ, पहले मुझे पता चली, उसके बाद में मम्मी, मौसी और मामा जी, इन लोग को पता चली। अच्छा, ये बात हमने 3 लोगों के अलावा, 4 लोगों के अलावा किसी से नहीं डिस्कस किया था। ना नानी से डिस्कस किया, ना नाना से डिस्कस किया था। फिर नाना जी को बोला, "नाना जी, ये गोली खानी है, आपको थोड़ी-सी परेशानी है।" अच्छा। अब ये बात मैंने उनको नहीं बताई, तो शायद हुँ, वो स्टेज 4 कैंसर के साथ भी 2 ढाई साल जीवित हुँ, रह सके। हुँ। शायद अगर मैं उनको पहले बता देता, तो शायद 6 महीने भी निकालना मुश्किल होता। ये मेरी व्यक्तिगत बात है। यानी कि अगर ऐसे किसी को हम एज़ ए फैमिली मेंबर हमको पता चलता है कि किसी को हमारी फैमिली में कैंसर है, तो उसको तुरंत ना बताया जाए, राइट? दूसरा, क्योंकि ये बात मेरे परिवार की है, तो मुझे ये चीज़ पता था कि नाना जी को जीवन भर
कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई है, उनको हाँ। सर्दी-बुखार भी नहीं आया था। हुँ, बुखार आया तो वो मौसमी जैसे 1-2 दिन का रहता है, आप हल्दी का दूध पी के घरेलू चीज़ से ठीक हो जाते हैं। अब किसी व्यक्ति को बोलो आपको कैंसर है, वो भी स्टेज 4 का, शायद मरीज बीमारी से ना टूट के हिम्मत से हार जाता, और जो वो राइट। 2 साल थे वो शायद 2 महीने भी नहीं रहते। हुँ, और इसमें मैं ये बोलूँगा कि परिवार वालों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इसमें, कि परिवार वाले, हम डॉक्टर हैं, हम एक जगह पे हुँ, बैठे हैं मरीज से, शायद दिन में या शायद प 15-20 दिन में, महीने में उनका प्रोटोकॉल जैसा रहता है कि भाई आपको 21 दिन के बाद आना है, 15 दिन के हुँ, बाद आना हुँ, है, हुँ, ओपीडी में आना है, वार्ड में एडमिट है, 5 से 7 मिनट का डॉक्टर से मरीज का जो भी हुँ, वार्तालाप, इंटरैक्शन बोले, हुँ, 5 से 7 मिनट का होता है। जब पहली बार मरीज आता है उस टाइम पे वो आपका टाइम लेता है, वो शायद 5 मिनट से लेके तो 20, 30, 40 मिनट, 1 घंटे तक जाता है। हुँ, उस निर्भर इस चीज़ के ऊपर करता है कि मरीज या मरीज के जो घर वाले हैं उनकी क्या समस्याएँ हैं, उनको क्या पूछना है, इलाज कैसा है। पहला जो सबसे पहला डिस्कशन होता है वही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैक्सिमम 90% मरीजों में या अधिकतर लोगों में ये क्लियर हो जाता है कि भाई ऐसा रास्ता है। चाहे वो पहली स्टेज का हो जिसमें बीमारी खत्म हो सकती है, या आखिरी स्टेज का हो जिसमें पता है कि भाई हुँ, हाँ, कैंसर को हम जड़ से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन दवाइयों के सहारे मरीज का हम टाइम लंबा कर सकते टाइम हैं। लंबा कर सकते हैं। हुँ, उसमें एक चीज़ रहती है कि शायद जिनने मेरे नाना जी का ट्रीटमेंट किया, उनसे नाना जी 2 मिनट से ज़्यादा में हम लोग मिलने नहीं देते थे। वो हाँ, ठीक है, ऐसा करके, सब ठीक है बाबूजी, हो जाएगा ये। लेकिन हम लोग उनका, डॉक्टर का 10 से 15 मिनट का समय लेते थे, और हमको मनस्थिति पता थी हमारे नाना जी की कि वो टूट जाएँगे। हुँ, और कभी ऐसा रहता है कि परिवार की मनस्थिति और मरीज की मनस्थिति परिवार बहुत अच्छे से जानता है। राइट। तो कभी-कभार ऐसा रहता है कि मरीज को अंदर ना भेज के, मरीज से कंसल्टेशन ना करके, पहला कंसल्टेशन हमारा परिवार से होता है। फिर उसके ऊपर ही निर्भर करता है कि हमको मरीज से डिस्कस करना है, नहीं। इसके विपरीत ऐसा रहता है कि मरीज ही खुद आगे से रह के पूछता है कि डॉक्टर, हमको क्या है? कैंसर है, हुँ, इसका आगे का इलाज कैसा क्या रहेगा? इलाज स्टेज 1 राइट। का है, ठीक क्या ठीक हो सकते हैं? या स्टेज 4 का, तो हमारे पास कितना टाइम बचा है? हमारा यही कहना रहता है, देखिए, आना, जन्म लेना और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, उसका टाइम भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ, जितना टाइम हमारे हाथ में है, उसको हमको कैसे निकालना है, हँस के निकालना, रो के निकालना, हिम्मत से निकालना, हिम्मत तोड़ के निकालना, यस। वो हमारे हाथ में है। लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिनके लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि परिवार नहीं बताता उनको, कुछ मरीज़ आगे से रह के पूछते हैं कि डॉक्टर, मुझे क्या हुआ है? इसकी स्थिति कैसी रहेगी? मेरे पास कितना टाइम है? पहली स्टेज का तो ठीक हो जाएगा, इसका रास्ता कैसा है? कीमो लगेगा, रेडिएशन लगेगा, सर्जरी लगेगी? ये तो एक कैंसर का पूरा बेसिक ही यही है। और कभी-कभार ऐसा रहता है कि कुछ मरीज़ रहते हैं जिनको ऐसा रहता है कि उनकी उम्र हो गई है, मानो कि 60-65 साल के हो गए हैं। कभी-कभार ऐसा होता है कि उनकी कुछ इच्छाएँ रहती है, वो इच्छा प्रबल रहती है। जैसे कि मेरे को मेरे घर में लड़का-लड़की, उसकी शादी देखना है, या नाती है, पोते हैं, उनको देखना है। बोले वो चीज़ होती है, उसके बाद बोलते कि मेरे को सिर्फ़ इतना कर दीजिए कि मैं उतना टाइम देख लूँ, उसके बाद होगा, होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, वैसे भी जाना ऊपर ही वाले की इच्छा है। है। अच्छा, तो सपोज़ किसी को पता चल गया है कि उसको फलाँ स्टेज का कैंसर, पहला, दूसरा जो भी स्टेज होते हैं। और वो लाइक अब उसको डर है या जो भी उसको फीलिंग है, तो उसको कैसे बिहेव करना चाहिए या फिर किस तरीके का थॉट प्रोसेस रखना चाहिए ताकि सब चीज़ें आसानी से कंप्लीट हो सकें? अ, ये कैंसर शब्द ही ऐसा है जो, शायद क्योंकि मैं ट्रेनिंग में हूँ और मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मेरे को लगभग 8 साल से ज़्यादा हो गया है इसमें स्टडी करते हुए, तो शायद मेरे लिए कैंसर दिन का कोई साधारण शब्द ही है जो शायद मैं 50, 60, 100 बार बोलता हूँ। लेकिन जिस मरीज के लिए ये शब्द सुनने में आता है, वो एकदम से धक्का देता है कि भाई जीवन में कुछ एक्सीडेंट हो बहुत बड़ा, जिसमें हम बस हुँ, एक्सीडेंट हो गया, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हुँ, तो शायद रोग से ज़्यादा रोग का जो नाम है, हमारी मनस्थिति या मेमोरी में जो उसका पिक्चर है, वो बहुत इफ़ेक्ट करती है। अब मैं एक कॉमन एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक आया है, या हुँ, लकवा लगा है, और कैंसर, ये तीनों बीमारी एक ही टाइप की है। हुँ। लकवा, हार्ट अटैक लकवा और कैंसर। लकवा, हार्ट का, और कैंसर एक ही बीमारी है, क्योंकि ये हुँ, बीमारी लंबे टाइम में चलने वाली है, इसका इलाज अलग है। लेकिन हम ये बोलते हैं ना कि कैसे कि किसी को हार्ट अटैक आया, हुँ, तो आप तुरंत उसको 1 घंटे के अंदर ले जाओ तो मरीज के बचने की संभावना रहती है। हुँ, लकवे का भी ऐसे ही कि आप तुरंत 1 घंटे के अंदर लेके जाओ, बचने की संभावना रहती है।
हालाँकि मरीज़ को पता नहीं रहता, क्योंकि मरीज़ उस टाइम पे किसी और स्थिति में रहता है। यस। लेकिन कैंसर ऐसा है कि मरीज़ को पता है कि कैंसर है उसको, और वो बिल्कुल ऐसा कॉन्शियस हो जाता है कि अरे हुँ, ये क्या है? तो फिर उसमें समझाना थोड़ा मुश्किल रहता है। हाँ, ये बात भी है कि मरीज़ का जो विल पावर है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी का अगर किसी को भी पता चलेगा, तो एक स्थिति रहती है कि हम ऐसा सोचते हैं कि अरे ये क्या हो गया? हम सब हार रहे हैं, हमारे आस-पास की चीज़ सब टूट रही है। लेकिन वो एक शायद ये रहता है कि कुछ नई चीज़ बनने से पहले कुछ बनी चीज़ को उसको टूटना होता है। राइट। तो शायद कोई भी जीवन में जो बदलाव होते हैं, ट्रांसफ़ॉर्मेशन होते हैं, वो पुरानी चीज़ को तोड़ के ही नया बनता है। वो जगह को समतल करना पड़ता है, उसके बाद चाहे वो एक तितली बनने की प्रक्रिया हो, आपका छोटी-सी इल्ली से तितली बनती है, या फूल की जगह फल आते हैं। फूल आते हैं, झड़ते हैं, फल आते हैं, फल झड़ते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में कुछ न कुछ बदलाव होते हैं। चाहे हम बचपने से बड़े हुए हों, बड़े से हमारी शादी होती है। हुँ, ये तो अच्छी चीज़ हो गई, लेकिन अगर हम बुरी चीज़ का देखें, जीवन हुँ, खोटा सिक्का नहीं है। राइट। हर बार हेड हमारे हिसाब से नहीं आएगा। हेड है तो टेल है, अच्छाई है तो बस। बुराई है, खुशी है तो दुःख है। दुःख भी है। अच्छा स्वास्थ्य है तो बुरा स्वास्थ्य भी है। तो बुरा स्वास्थ्य कैंसर को देख रहे हैं, तो हाँ, ये भी उन्हीं में से एक लाइफ़ के जो अच्छे और बुरे के जो फ़ेजेज़ हैं, उनमें से है। अब यस, बुरा है तो ये हमेशा तो बुरा नहीं रहेगा। राइट। आप बुना बुरा बना के रखना चाहते हो, तो आपकी ये मानसिक स्थिति है कि वो आप ही भाई के लिए नुकसानदायक भी है। करेक्ट, आपके लिए हुँ, नुकसानदायक है। तो ये एक टेम्परेरी फ़ेज़ ऑफ चेंज रहता है। ऐसा हुँ, नहीं कि हो गया तो भाई हम हमारा जीवन ही समाप्त हो गया। हुँ, नहीं, जीवन समाप्त नहीं हुआ है। वो आपकी इच्छा शक्ति कितनी है, मन कितना मजबूत है, उससे बहुत कुछ निर्भर करता है। अच्छा, जैसे नॉर्मली हमको कोई बीमारी नहीं है सपोज़ करिए। अब हम बिल्कुल ठीक हैं। वी आर यंग, वी आर डूइंग आवर जॉब्स, आवर वर्क, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको निभा रहे हैं। हुँ, हुँ। तो इस काम में और इस प्रोसेस में हमको कभी यही याद नहीं रहता कि हमको मरना भी है। सही ये तो बात हमको है। पता ही है। दिस इज़ फिक्स कि हमको मरना तो है ही, राइट? जब हम कभी शमशान में जाते हैं, तो हमको याद आता है कि यार ये हमारे साथ भी होना है, राइट? तो हम थोड़ा-सा अलग तरीके से सोच में पड़ जाते हैं कि नहीं, हमको ये नहीं, ये करना चाहिए। ये नहीं, ये पैसे के पीछे नहीं भगना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं? जैसे मैं गया हूँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब मैं कभी किसी शमशान में गया हूँ, तो मेरे को एक अलग तरीके का थॉट्स आते हैं। थॉट्स मतलब डर। हाँ, कि ये होना है, दिस इज़ माय एंड। अब मेरे को कैसे सोचना है, जो मेरे पास अब जो कुछ टाइम बचा हुआ है, वो कैसे सोचना है। यानी कि हमको मरना तो है ही, दिस इज़ फिक्स। हमको याद नहीं रहता कि हमको मरना है। और इस वजह से जब हमको अचानक पता चलता है कि हमको कैंसर है, तो वो जो धक्का लगता है कि अब मरना तय है, बट वैसे भी तो मरना ही था। बट वो जल्दी का हो जाता है थोड़ा, है ना? मृत्यु से ज़्यादा मृत्यु का भय कष्टकारी होता है, हाँ। क्योंकि हम जब शमशान जाते हैं, तो हम एक मृत शरीर को लेके जाते हैं। हुँ, उसकी पीड़ा है वो तो निकल गई, खत्म हो गया। उसको भय नहीं, कुछ नहीं। लेकिन हुँ, हम उस चीज़ जो वस्तु रहती है, मृत्यु से ज़्यादा खतरनाक जो रहता है, वो मृत्यु का भय होता है। बह हुँ, और शायद वो भय ऐसा रहता है कि हम हमारे दिमाग में वो चीज़ रहती है, हुँ, लेकिन हम उस चीज़ को भूल के अपना जीवन जीते हैं। राइट। नहीं तो आपको जब समझ आती है, जब हम बड़े होते हैं, 20-25 साल के होते हैं कि मृत्यु का क्या है, उसका हमको थोड़ा-सा एक आइडिया लगने लग जाता है। हुँ। तो फिर अगर हम ये बोले कि नहीं, हमको मरना है, तो उसी टाइम पे डर आता है कि यार मृत्यु से ज़्यादा तो मृत्यु का हाँ, भय ज़्यादा भयावह होता है। यस। हाँ, लेकिन एक है कि जैसे आपने जैसे मेरे शुरू में मेरे से पूछा कि मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ, धार्मिक हूँ। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा आध्यात्मिक, धार्मिक नहीं मानूँगा, क्योंकि जो जीवन के स्तंभ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे पहले धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है, फिर मोक्ष है। तो आप अगर अपने जीवन में ये चारों के चारों स्तंभ जो हैं, उसको अगर आप फ़ॉलो करें, तो एक ये रहता है ना कि आपको जो मिला है, हुँ, आपको जो समाज से मिला है, वो आप समाज को लौटा रहे हो। यस, ये एक मोक्ष का हिस्सा है, राइट, और शायद ये आपका धर्म भी है, ये आपका कर्म भी है, राइट। और आपको ये सब चीज़ें करने के लिए आपको अर्थ चाहिए। तो ये सारे के सारे जो 4 बिंदु हैं जीवन के, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हुँ,
हम कोई एक वस्तु पकड़ के बाकी 3 को नहीं कर सकते। राइट। ये एक है। तो हाँ, ये बात भी सही है कि अगर हम ये बोले कि ठीक है मैं डॉक्टर हूँ या कोई भी व्यक्ति कोई भी काम में है, चाहे वो एक नॉर्मल नज़रों में क्रिमिनल ही क्यों ना हो, हमारी क्रिमिनल है ये हमारा नज़रिया है। लेकिन भगवान एक मौका सबको देता है कि भाई आपने जीवन में जो भी बुरा किया है, वो उसका प्रायश्चित बोलो या उसका रिवर्सल बोलो या पुण्य बोलो, आप उसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं, एक मौका ज़रूर देता है। राइट। तो वो एक मौका अगर आपको मिल गया तो वही आपका एनलाइटनमेंट जिसको बोलते हैं, रियलाइज़ेशन बोलते हैं या हाँ, यस। प्रायश्चित बोलते हैं, पश्चाताप बोलते हैं, उसका एक मौका वो आपको देता है। नॉर्मली डॉक्टर को, जो आम आम आदमी है, वो उसको जस्ट ऐसे मानते हैं कि ये हमारा इलाज करते हैं, ये हमारा इलाज करेंगे, हमको दवाएँ देंगे। लेकिन आपके हिसाब से एक डॉक्टर का क्या रोल होता है? आपके हिसाब से खुद की भूमिका क्या है? अ, अगर मैं इस चीज़ को बहुत सिंप्लीफाई तरीके से बोलूँ, यस। तो मेरा काम, मेरा जो पढ़ाई है, मेरा पूरा काम है, वो एक बीमारी का इलाज करने के लिए है। हालाँकि जब किताब में हम लोग पढ़ते हैं कि वो क्या है, उसमें बीमारी को एज़ अ बाइनरी बताया जाता है, बीमारी है, बीमारी नहीं है। मरीज़ के लिए भी एक वो चीज़ हो जाती है कि हाँ, हमको मरीज़ को मरीज़ के जैसे देखना है। हुँ, अधिकतर हुँ, मरीज़ भी हमसे यही उम्मीद करता है कि डॉक्टर साहब आप हमारा इलाज है वो कर दीजिए, हमको ठीक कर दीजिए, ठीक कर दो। हाँ, ठीक कर दीजिए। हाँ, एक बहुत साधारण तरीके से मैंने आपको ओवर सिम्प्लीफाई करके बोला है। यस। अधिकतर केसेज़ में ये बात सही भी होती है, हुँ, राइट। क्योंकि जिज्ञासा जो है वो हर व्यक्ति, शायद सब में होती है, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी बीमारी के बारे में जिज्ञासा रखते हुए भी शायद बात करना नहीं चाहता। वो बात सही भी है कि व्यक्ति, अगर आपने इससे पहले सवाल किया कि हमें अगर बीमारी है या कुछ है, सबसे पहले आदमी का आत्मबल टूटता है और हर किसी व्यक्ति का उतना आत्मबल या कॉन्फिडेंस नहीं होता। और जिज्ञासा अगर व्यक्ति की होती है, तो उसमें सबसे बड़ा ये रहता है कि अगर एक रहता है ना कि आदमी या व्यक्ति हुँ, जब किसी चीज़ के कंट्रोल में होता है, हुँ, चाहे उसकी लाइफ़ की सिचुएशन हो, चाहे पर्सनल सिचुएशन हो, चाहे प्रोफ़ेशन हो, चाहे कहीं पे भी हो, उसको अगर ओवर सिम्प्लीफाई करके बोलूँ कि हुँ, चीज़ जब आपके कंट्रोल में होती है, तब आप पावरफुल अपने आप को मानते हो। हुँ, और पावर का मतलब ये होता है कि दूसरों को कंट्रोल करो, सिचुएशन को कंट्रोल करो। हुँ, लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है या अधिकतर मामलों में ऐसा होता है कि जो व्यक्ति की जिज्ञासा है, हुँ, वो कंट्रोल को छीन देती है। तो आदमी अपने आप को थोड़ा कमज़ोर या ऐसा फ़ील ना करे, इसलिए कभी-कभार व्यक्ति भी उस चीज़ को, जिज्ञासा को थोड़ा पीछे रखता है, ताकि ऐसा रहे कि भाई हुँ, ठीक है, मुझे पता है मेरे जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन मेरे हुँ, को इसके बारे में जानकारी नहीं रखनी, उनको पता नहीं रखना। राइट, वो बोलते हैं कि अनजान को सौ खून माफ़ है। यस। हालाँकि ये बहुत एक्सट्रीम एंड पे हो गया, लेकिन अगर अपन नॉर्मल वे में देखा जाए तो ठीक है, मुझे पता है मुझे हुँ, क्या है, लेकिन मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं चाहिए। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि डॉक्टर की जो शांत बिहेवियर है, वो मरीज़ के लिए थोड़ा सहारा बनती है? अगर डॉक्टर ही हड़बड़ाहट में होगा या डॉक्टर ही थोड़ा-सा अपने किसी और रीज़न की वजह से मरीज़ के साथ में कुछ और बिहेव करे, खुद डॉक्टर बहुत शांत है, तो मरीज़ को हेल्प होगी, राइट? भगवद गीता में एक चीज़ लिखी कि स्थित प्रज्ञ होना। स्थित प्रज्ञ का मतलब आपको, अगर मैं बहुत सिम्प्लीफाई करके बोलूँ, तो हुँ, न्यूट्रल रहना। हँसी में हँसना नहीं, गम में गम नहीं रहना। आपको एक ऑब्ज़र्वर के जैसे हर चीज़ को देखना है, जैसे हम साइंस के एक्सपेरिमेंट में देखते हैं कि भाई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, बट हुँ, आउटकम हमको नहीं पता। हुँ, वो पॉज़िटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, आपको आपकी फाइंडिंग लिखना है। राइट। शायद हमको भी जब हम मरीज़ को देखते हैं, ख़ासकर हुँ, कैंसर जैसे रोग को, तो हमको अपने आप को या तो कंट्रोल बोलो या तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसी फीलिंग्स आ जाती है कि हमको न्यूट्रल रहना है। यस। क्योंकि एक रहता है कि हम रिज़ल्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक होता है कि रिज़ल्ट क्या मिलता है। अधिकतर केसेज़ में हम सही होते हैं, लेकिन अधिकतर केसेज़ ऐसे भी रहते हैं जहाँ पर हम सही नहीं होते। हम सोचते राइट, हैं कि बीमारी कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन बीमारी कंट्रोल में नहीं आएगी। राइट। तो उस टाइम पे अगर आप अपने हाव-भाव, भावनाएँ ये दिखाएँगे, अच्छे में अच्छा हो सकता है। आप हुँ, एक्सपेक्ट करो कि मरीज़ खुश है, मरीज़ ठीक हो रहा है, बीमारी कंट्रोल में आ रही है, तो आप भी ठीक हो। हुँ, लेकिन जब ऐसा लगता है कि बीमारी कंट्रोल में नहीं आ रही है या आप जो रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है हुँ, और आपके चेहरे पे रिएक्शन दिख जाते हैं, राइट। तो फिर प्रोफ़ेशनली तो एक
अलग चीज़ होती है, हालाँकि प्रोफ़ेशनली मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि वो बहुत वेरिएबल चीज़ें होती हैं। कभी-कभार हाँ, म महीने में शायद 2-4 दिन ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे वी गिव टू आवर इमोशंस कि भाई इमोशंस बाहर आ जाते हैं। राइट। लेकिन वो मिनिमम रहना चाहिए, मैक्सिमम नहीं रहना चाहिए। यस। दैट शुड बी अनकॉमन थिंग एंड नॉट अ कॉमन थिंग। हुँ। तो लेकिन आप जब भावनात्मक तौर पे टूटते हैं, टूटना ना बोले लेकिन भावनाएँ दिखाते हैं, हुँ, जहाँ हुँ। ज़रूरी नहीं होता, यस। वहाँ पे आपका मरीज़ टूट जाता है। राइट, राइट। आपका मरीज़ के ऊपर विश्वास और मरीज़ का आपके ऊपर विश्वास। बना अब रहना बोलते हैं चाहिए। विश्वास पे ही दुनिया टिकी है और विश्वास पे यस, ही रिश्ते टिके हैं। यस। विश्वास पे ही इलाज टिका है, विश्वास पे ही सब सब टिकी कुछ है। है। विश्वास अगर टूट गया तो फिर हुँ। डॉक्टर के लिए सबसे मुश्किल पल कौन-सा होता है, आपके हिसाब से? हमारी कोशिश यही रहती है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ को हम बचा सकें, हुँ, बीमारी से हारने ना दें, वो रहता है। लेकिन कभी-कभार ऐसा रहता है कि बीमारी जीत जाती है, मरीज़ हार जाता है, डॉक्टर हार जाते हैं, विज्ञान हुँ। हार जाता है, विधि जीत जाती है, ये है। लेकिन एक फिर ये सब चीज़ के बाद यही बात आ जाती थी कि भगवद गीता में जो बोला है कि आपको अच्छे में अच्छा, बुरे में बुरा, रिएक्ट नहीं करना है। तो शायद वही एक स्तंभ है, जो शायद जो मेरे अपनी खुद की प्रैक्टिस या ट्रेनिंग के टाइम पे, जीवन में जन्म और मृत्यु और जन्म मृत्यु का पूरक है। ये एक बेसिक फैक्ट है, शायद 4 लाइन का बहुत सिंपल हो सकता है। यही मैंने अपने अंदर आत्मसात किया है और बहुत सारे लोग नहीं जानते हुए भी इस चीज़ को समय के साथ अपने जीवन में उतार लेते हैं। तो ऐसी अ, भयावह बीमारी का इलाज करने में सहायता होती है। कई लोग सोचते हैं फ़ेथ और मेडिसिन अलग-अलग है। फ़ेथ और मेडिसिन, आपके हिसाब से क्या है? मेडिसिन साइंस का सब्जेक्ट है, जी। फ़ेथ अध्यात्म का सब्जेक्ट है और ये बात सही है कि ये ज़मीन-आसमान, दिन और शाम, सुख और दुःख, ये ऐसे 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। जी। अलग-अलग वस्तुएँ हैं, अलग-अलग भावनाएँ हैं। 2 अलग-अलग ऐसी चीज़ें जो शायद इंटरसेक्ट करती भी हैं, नहीं भी करती हैं। हुँ, लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि ये बाइनरी पॉइंट है कि ये हुँ, 2 चीज़ें हैं, ओवरलैप नहीं है। हुँ, लेकिन हर चीज़ का एक रंग होता है, हर चीज़ का एक हुँ, शेड होता है। कोई व्यक्ति पूरा धार्मिक नहीं होता, कोई व्यक्ति पूरा वैज्ञानिक नहीं होता। हुँ, किसी न किसी में कुछ न कुछ एक दूसरे के पूरक रहते हैं, जैसे यिन और यांग बोलते हैं कि काला यस, पूरा काला नहीं होता, सफ़ेद पूरा सफ़ेद नहीं होता। राइट, दोनों के बीच में थोड़ा-थोड़ा एक शेड थोड़ा-सा रहता है। है। हाँ, तो ऐसे ही है और मैं शायद मेरे व्यक्तिगत अनुभवों से, पर्सनल एक्सपीरियंस से हुँ, इस चीज़ को ओवरलैप करने की कोशिश किया हूँ। हुँ, हाँ, ये बात सही है कि अधिकतर मरीज़ों में मैं ये चीज़ नहीं कर पाता हूँ। हुँ, कारण ये है कि मरीज़ जो है, वो हुँ, भी शायद इस चीज़ को नहीं सुनना चाहता है, नहीं डिस्कस करना चाहता या शायद उसके दिमाग में विचार नहीं आता। हाँ, लेकिन जिन लोगों से मेरी बात हुई है या होती है या जो आगे से रह के ये चीज़ पूछते हैं, हुँ, उनमें ये डिस्कशन फिर होता है, राइट। तो फ़ेथ और मेडिसिन अलग नहीं है, अलग नहीं है, वो एक साथ काम एक करती हैं। साथ काम करते हैं। हुँ। क्या आपने महसूस किया कि प्रेयर या बिलीफ मरीज़ को मानसिक रूप से सँभाल लेता है? ये बात मेरे व्यक्तिगत एक्सपीरियंस में बिल्कुल अपने सही है। मैं नाना जी का उदाहरण दूँगा। बड़ी जी। बीमारी थी, उनको शायद अंदर पता था हुँ, कि भाई ऐसा है, लेकिन वो राम नाम जपते थे, पूजा-पाठ करते थे, राइट। उससे उनकी हिम्मत बंधी रहती थी। और मैंने कई बार कई जगह देखा हुआ है कि वे जब मरीज़ टूटता है, हुँ, तो और शायद कई बार ऐसा होता है कि अस्पताल के अंदर एक मंदिर होता है, तो हुँ, मरीज़ जब डॉक्टर से ओपीडी में मिलने जाता है या कहीं सर्जरी होती है, हुँ, कहीं कुछ होता है तो मरीज़ जाने के पहले भगवान के पैर पड़ता है। राइट। अपने-अपने उनका जो भी व्यक्तिगत धर्म है, वहाँ हुँ, जाके पूजा करता है। कोई हिंदू है तो मंदिर जाता है, कोई बौद्ध है हुँ, तो वो उनके विहार जाता है, जैन है हुँ, तो जिनालय जाता है, कोई मुस्लिम है तो वो मस्जिद जाता है, कोई क्रिश्चियन है तो वो यस, चर्च जाता है। जब अंधेरा रहता है तो मैंने आपको बताया कि आस्था का दिया जो रहता है ना, वो आपको बचा लेता है बहुत सारी चीज़ों से। राइट, करेक्ट। आप साइंस की क्लैरिटी और फेथ की सॉफ्टनेस को बैलेंस कैसे करते हैं? साइंस की क्लैरिटी और फेथ की सॉफ्टनेस, यस। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आपने पूछ दिया। राइट। क्योंकि मैं
अगर अपनी बात करूँ, आई एम अ मैन ऑफ साइंस, अ मैन ऑफ मेडिकल साइंस, यस। बट आई एम नॉट अ मैन ऑफ फेथ। हम्म। तो इस चीज़ को बैलेंस करना कैसे, बोले अगर मैं बोलूँ अपने बारे में, यू आर डूइंग ग्रेट बैलेंस, अकॉर्डिंग टू मी। अब बट बैलेंस का हाउ यू अगर, डूइंग इट? it is just my routine that I'm following. There is nothing special that I'm doing. यस। I would give this more to my upbringing and हम्म। my grandfather. Uh, हम्म। More of my grandfather thing, because faith he inculcated in me, and हम्म। science I learned after that. राइट। I was not a scientist when I was born. उस इवेंट की वजह से आपको ये Yes, पॉसिबल हो गया। 100% true. राइट। And sometimes it's your curiosity, जो आपकी जिज्ञासा रहती है, वो, ऐसा बोलते हैं ना, जिज्ञासु व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी है। यस। शायद अगर आप इसको ज्ञान बोलते हैं, तो हाँ, मेरे अंदर जिज्ञासा थी इसको जानने की। यस। तो मैंने ये रास्ता चूज़ किया। हम्म। आपके अंदर की जिज्ञासा क्या है? आपको किस चीज़ का ज्ञान है? हम्म। आप अपनी जिज्ञासा को सुनिए, और आपका जो ज्ञान है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो सकता है। ज्ञान अच्छा-बुरा नहीं होता, ज्ञान का प्रयोग अच्छे-बुरे में होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि परमाणु ऊर्जा से हम ग्रीन एनर्जी दे सकते हैं, लेकिन वही अगर किसी के हाथ में आ जाए तो हिरोशिमा नागासाकी होता है। यस। ज्ञान कभी दूषित नहीं होता, ज्ञान का प्रयोग दोष और बाकी चीज़ को देता है। राइट। राइट। आपके हिसाब से, जैसे आपने अभी बोला कि साइंस और फेथ, साइंस और फेथ में आपकी जिज्ञासा अभी किस में ज़्यादा है? हुँ, आपके हिसाब से आपको किस में ज़्यादा मज़ा आता है? ज़्यादा पढ़ना, ज़्यादा सुनना पसंद है, या आप सवाल ढूँढते हो और उनके जवाब पाते हो फिर? अगर मैं अपने पढ़ाई के फ़ील्ड, एजुकेशन के फ़ील्ड, या पेशेंट रिलेटेड या रिसर्च रिलेटेड देखूँ, तो मैं साइंस की तरफ ज़्यादा जाता हूँ। लेकिन हफ़्ते में 1 दिन या 24 घंटे में 20-15 मिनट, 15-20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, हुँ, ऐसा कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। उस हुँ, टाइम पे आत्म-मनन, आत्मचिंतन के लिए अध्यात्म की तरफ, धर्म की तरफ झुकाव आ ही जाता है। यस। आपको दोनों चीज़ें पसंद है, कम या ज़्यादा कुछ नहीं है? उसमें कुछ ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि आई एम अ मैन ऑफ साइंस, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि हाँ, मैं हाँ, विज्ञान हाँ। के बारे में 10 मिनट सोचूँ और अध्यात्म के बारे में ये आपको सोचूँ। आपको ज़्यादातर उसी के बारे में सोचना हाँ, है, ताकि फिर आप एक्यूरेसी के साथ काम कर पाओ, राइट? जब आपके पास जब आपके हाथों में रिजल्ट्स नहीं हैं, तब आप कैसे खुद को स्थिर महसूस करते हैं, या फिर कैसे आप अपने आप को कॉन्फिडेंस देते हैं कि ठीक है, अ, आई नो कि रिजल्ट मेरे हाथों में नहीं है, बट आई विल डू माय बेस्ट? एक साइंस का एक्सपेरिमेंट, कि आपको एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करना है, ये एक बहुत बेसिक चीज़ हो गई। भगवत गीता बोलती है कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यस। मेरा कर्म है मरीज का इलाज करना। शायद मरीज के लिए भी, क्योंकि मैं मरीज नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ, मेरे परिवार में रहता हूँ, हाँ, मैं उनके एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि आपके सामने जो चीज़ है वो करो। आपके हुँ, सामने इलाज लेना है, आपके सामने दवाई लेना है, आपके सामने जो डॉक्टर का ऑर्डर है या डॉक्टर की जो सजेशन है, उसको फ़ॉलो करना है। आउटकम दोनों तरफ जा सकता है। राइट। तो अच्छा आएगा तो अच्छा, बुरा आएगा तो बुरा। अब जो हुँ, भी रिज़ल्ट है, वो तो हमको पता नहीं है, वो तो अंधेरा है। हुँ, जब वहाँ पे लाइट जाएगी और जब चीज़ प्रकाश में आएगी, तब हमको पता चलेगा। हुँ, अच्छा, अब अच्छा है तो अच्छा है, उसके बारे में हमको टेंशन नहीं रहती। लेकिन एक रहता है ना कि नेगेटिव बायस जिसको बोलते हैं, कि आप कहीं पे भी कुछ भी चीज़ नेगेटिव रखो, वो ज़्यादा बिकती है। डर हुँ, ज़्यादा सेल आउट होता है। डर के नाम पे ज़्यादा काम होता है। पॉज़िटिव बायस को तो हम नहीं लेते, लेकिन नेगेटिव बायस के कारण व्यक्ति अपना पूरा दिन, खान-पान, सोशलाइज़ेशन, ये भूल जाता है कि मैं इंसान हूँ, मैं मरीज़ हूँ। राइट। जबकि शायद उसको स्टेज 4 में भी और स्टेज 1 में, ये एक हुँ, ऐसा रहता है ना कि मतलब बचा-कुचा टाइम आपका, वो आप इसी टेंशन में निकाल दे रहे हो कि यार मेरे साथ क्या होगा? अच्छा हुआ तो ऑब्वियसली एक बात सही है कि एक 100% किसी भी चीज़ का नहीं होता। आप अगर ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हाँ, मेजॉरिटी ठीक होते हैं, माइनॉरिटी ठीक नहीं होते हैं। अधिकतर ठीक होते हैं, अधिकतर बहुत कम परसेंट ठीक नहीं होते। लेकिन एक ये बात रहती है ना कि अधिकतर ठीक होंगे, और कभी-कभार मरीज़ भी सवाल करते हैं, डॉक्टर साहब नहीं ठीक हुआ तो? मेरा ये यही रहता है कि देखिए, आपका जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या ट्रीटमेंट है, या ट्रीटमेंट जो आपके ऊपर असर करेगा, मैक्सिमम में वो ठीक करेगा, मिनिमम में ठीक नहीं करेगा। यस। हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हम ट्रीटमेंट लें, उसका आउटकम मैक्सिमम अच्छा ही है, राइट। कि वो इतना परसेंट, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि ठीक है, 70% लोग को कंट्रोल में आ जाता है, 30 को नहीं आएगा।
तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि हम 30 में आएँगे? आप पहले ये सोचिए कि हम 30 में आएँगे, 30 में नहीं आएँगे, हमको 70 में आना है। 70 में आना है। अगर आपकी हिम्मत रहेगी 70 में आने की तो आप आओगे। अगर आप बोलोगे कि नहीं हम 30 में आए तो अरे आए तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ़ इलाज कर सकते हैं, आपको मोटिवेशन, आपको बूस्ट अप करना, ये हम नहीं कर सकते। हाँ, जब व्यक्ति आप व्यक्ति लॉजिकल पह चीज़ें बता व्यक्ति सकते हो। पहले ही बोल दे रहा है कि भाई हम सरेंडर करते हैं। अरे भाई, आपकी जंग चालू नहीं हुई, अभी सरेंडर करने का क्या मतलब है? हाँ, लॉजिकल थोड़ा-सा हो सकते हैं वहाँ पे अगर चाहे तो। क्योंकि जब 70% लाइक ज़्यादातर लोग ठीक हो रहे हैं, ये सबको पता है। बहुत कम लोग ऐसे जो नहीं हो पाते। तो ज़्यादातर लोग जब ठीक हो रहे हैं तो आपको भी होप होनी चाहिए। और दूसरा, अगर उस टाइम मरीज़ नहीं समझता तो फिर कभी ऐसा रहता है कि उसी बीमारी के जो मरीज़ हैं, हुँ, उनसे फिर बात करते हैं। कई बार ऐसा रहता है कि 3-4 सेम बीमारी वाले मरीज़ आपके ओपीडी में आते हैं या वार्ड में हुँ, एडमिट रहते हैं। हुँ, और उनमें से 3-4 में से अगर कोई 5वाँ मरीज़ आता है, वो ये बोलता है कि हम ठीक नहीं होते। मैंने कहा आपके पहले 4 मरीज़ हैं, इनसे बात कर लो। ठीक होते तब फिर मरीज़ की, ऐसा रहता है कि डॉक्टर कई बार बोलता है तो मरीज़ को विश्वास नहीं होता। राइट, माइनॉरिटी होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनमें ये विश्वास वाला हाँ, इश्यू रहता है। मैंने कहा ठीक है, आप हमारी बात ना मानिए, जो इनसे जिनका। पूछ लो। हाँ। राइट। अच्छा, हमारे देश में हुँ, आपको भी लगता है कि डर का बिज़नेस इन टर्म्स ऑफ आपके फ़ील्ड की अगर बात करूँ, आप सालों से ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे, आप सालों से डॉक्टर्स के साथ रह रहे हो और वही चीज़ें पढ़ रहे हो। देखिए, डॉक्टर बनने तक का जो एक सफ़र है, पढ़ाई, वो एक अलग चीज़ है एंड देन जब आप बन जाते हो तो वहाँ पे बिज़नेस आता है ना? वहाँ पे पैसा और इन सब चीज़ों में इन टर्म्स में भी बात करनी होती है। तो क्या आपको क्या लगता है कि हमारे देश में दवाएँ ज़्यादा बिकती हैं या डर? बीमारी के लिए, व्यक्ति बीमार है तो उसके लिए ऑब्वियसली दवाई काम करेगी। हुँ, लेकिन मीडिया कंज़म्पशन के लिए, इसके लिए डर, हाँ, शायद सही बात है ये। जैसे मान लो एज़ ए मरीज़, मैं किसी ऐसे इंसान के पास गया, ऐसे डॉक्टर के पास गया जो ज़्यादा फ़ोकस्ड है पैसे वाइज़। पैसे को लेके ज़्यादा फ़ोकस्ड अगर है, मतलब उसको ठीक तो करना ही है, वो तो उसको रिज़ल्ट तो चाहिए, अदरवाइज़ वो लोग उसके पास नहीं आएँगे, ट्रस्ट टूट जाएगा। बट क्या ऐसे भी लोग हैं जो डर की वजह से उस बीमारी का और ज़्यादा चार्ज करते हैं? ज़्यादा और महँगाई जो बढ़ी हमारे देश में बीमारी दवाइयों के ऊपर या इलाज के ऊपर, उस डर की वजह से भी जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, क्या ऐसा करते हैं? नहीं, क्योंकि शायद मेडिकल फ्रेटर्निटी में, हुँ, अ, मेरे को जहाँ तक आइडिया है, जी। अ, डर का धंधा डॉक्टरों में जनरली नहीं होता है। हाँ, हुँ, महँगा बोल रहे हैं वो बात सही है हुँ, कि शायद ₹1 की जेनेरिक दवाई से लेके करोड़ों तक के जो पेटेंटेड इंजेक्शन है, जिसका बायोसिमिलर नहीं आया है, हुँ, उसमें कॉस्ट डिफरेंस होता है। अब यही अब इसका अगर मैं सादा उदाहरण दूँ कि भाई एक व्यक्ति का पेट रोटी, सब्ज़ी, दाल-चावल से भर जाता है। हुँ, वो नॉर्मल स्टील की थाली में खा लेता है यस, और वही रोटी, सब्ज़ी, दाल-चावल कोई अगर सोने की थाली में खाए, हाँ, तो ये तो वही है। महँगा हो गया। आपकी संतुष्टि किसमें है, आपका शरीर किससे हो रहा है? क्योंकि दवाइयाँ महँगी है। और हाँ, ये बात को मेरे को बोलने में इस चीज़ का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या मैं कोई ये नहीं, मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि भाई हुँ, जो पेटेंटेड मेडिसिन्स हैं, जो न्यू डिस्कवरी है, जो नई हुँ, चीज़ है, वो महँगी है। कैंसर की मेडिसिन्स महँगी है। हाँ, हुँ, लेकिन 90% मेडिसिन जो आयुष्मान भारत के अंदर कवर हो रही है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हुँ, मैक्सिमम लोग उससे ठीक हो रहे हैं। और जो टारगेटेड है जी, हाँ, ये सब मेडिसिन महँगी है क्योंकि वो शायद ऑफ पेटेंट नहीं हुई या भारत में उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, ये बात सही भी है। आज से 10-15 साल पहले हम कार्डियक स्टेंट की कीमत देखते तो वो फलानी थी, अभी उसकी कीमत फलानी हो गई है। तो वो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसा भी उसकी प्रोसेस है, उसके थ्रू तो चीज़ें व्यक्ति के हाथ में आ ही जाती है। राइट। साधारण व्यक्ति के हाथ में आ जाती है। हुँ, ये डिपेंड करता है कि हम जा कहाँ रहे हैं, किस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो उसके नहीं, चार्जेस। ऐसा नहीं बोल सकते। अब हुँ, जैसे, हाँ, चार्जेस, ये सारी बातें सही है, ये एक स्ट्रक्चर है। हुँ, लेकिन अगर हम एक बहुत ही नॉन जजमेंटल व्यू में देखें, प्रकृति में सब चीज़ें बनी हुई है। प्रकृति का जो हर एक पशु है या हर है, जीव। हुँ, उसके हिसाब से चीज़ उसको मिल जाती है। राइट। आप शायद आप एक छोटे से चींटी से लेके देखिए तो एक बड़े से बड़ा जो हाथी प्राणी है, सबका अपने-अपने हिसाब से प्रकृति ने सेट करके रखा है और वो जीव या वो वस्तु, वो उसी प्रकृति की तरफ जाती है जो नेचर ने सेट करके रखा है। ये एक हुँ, प्रकृति का नियम बोलते हैं। राइट। ये चीज़ वैसे ही काम करती है। हुँ, तो सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ को उठा के दूसरी चीज़ से कंपेयर करें।
जो हाथी खाता है वो चींटी नहीं खाती, जो चींटी खाती है वो हाथी नहीं खाता। तो ऐसे ही हर एक लेवल पे चीज़ें अपने हिसाब से वो चीज़ आ जाती है, मिल जाती है। हुँ। कोई ऐसा अनुभव जहाँ पे अंदरूनी हिम्मत, मरीज़ की जो अंदरूनी हिम्मत होती है, इंटरनल लाइक बिलीफ्स, उसने आपको कुछ सिखाया हो? जैसे आपके पास एक एक्सपीरियंस है आपके नाना जी का, तो आपको उनकी हिम्मत से क्या सीख मिली? नाना जी की हिम्मत से ज़्यादा मैं बोलूँगा उनका अ, अध्यात्म की तरफ झुकाव वो हुँ, ज़्यादा था। कई बार ऐसा होता है या कई बार हुँ, ऐसी चीज़ें होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि कई मरीज़ ऐसे रहते हैं जिनकी शायद ऐज हो जाती है कि उनका ये रहता है कि ठीक है हम 60-65 के हो गए हैं या हमारी एक ऐज हो गई है, इसके बाद हमने अपना जीवन का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो जी लिया है। लेकिन राइट, हमको कुछ एक एक ये रहता है ना कि जैसे हमको हमारे बच्चे की शादी करनी है यस, या शादी हो गई तो हमको नाती को खिलाना है। हुँ, उसके बाद हमारा एक मन की इच्छा जो रहती है वो पूरी हो जाती। राइट, तो उस टाइम पे मरीज़ की जो शायद इच्छा रहती है कि मेरे को ये चीज़ करना है, हाँ, वो इच्छा इतनी प्रबल रहती है कि वो कैंसर को हरा देती है। हुँ, अगर वो पहली स्टेज का रहे तो वो तो ख़त्म ही हो जाता है। शायद वो हो सकता है कि अपने नाती को खिलाने के बजाय उनको स्कूल जाते हुए देखे। उससे बहुत चीज़ें इ हेल्प हो जाए। अगर स्टेज 4 का भी है, तो हुँ, भी स्टेज 4 में ऐसा रहता है कि हम बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वो कंट्रोल इतना लंबा टाइम रहता है कि शायद कई बार ऐसा रहता है कि एज़ अ डॉक्टर हम वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते। हुँ, क्योंकि मेडिकल साइंस में एक रेंज होती है कि भाई पॉइंट ए से पॉइंट बी और उसके बीच में सब कुछ रहेगा। हुँ, इतने से इतना टाइम है इसके बीच में रहेगा। लेकिन कुछ इससे कम भी रहता है, कुछ इससे ज़्यादा भी रहता है। तो उसको आप मिरेकल बोलो या एक्सट्रीम बोलो, वो भी देखने में आई है। कभी ऐसा भी देखने में आया है कि इतने टाइम तक हम उम्मीद कर रहे थे लेकिन इससे ज़्यादा हो गया, वो अच्छा होता है। लेकिन कभी राइट। ऐसा रहता है कि हम इतने टाइम बोले और पता चला इतना टाइम ना होके वो भी कम टाइम में हो गया। अगर कोई मरीज़ या केयरटेकर बहुत थक गया है अपनी बीमारी से और इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, तो आप उसे क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं बोलूँ कि थकना नहीं, चलते रहना है, लेकिन एक व्यक्ति की सीमा होती है, राइट, जहाँ पे सब कुछ आदमी हार जाता है और जब वो व्यक्ति सच्ची में हार जाता है, मैं शायद यही बोलूँगा कि भरोसा और आस्था, भरोसे से हार जाओ, आस्था से मत हारो, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जब कुछ नहीं रहता तब एक दिया हमारे पास रहता है, कुछ ना कुछ। वो आस्था का दिया जीवित रखना है, कोशिश जब तक हो, क्योंकि अ, जब एक बार सारी चीज़ें खत्म हो जाती तो फिर वो अपन उसको बोलते हैं कि ये अध्याय समाप्त हो गया। सांसारिक चीज़ों से अगर आप थक गए हो तो फिर अपना भगवान पे तो भरोसा रखो, राइट? कुछ ना कुछ क्या पता पॉजिटिव हो जाए। ओके, बट टेंशन नहीं लेनी चाहिए ज़्यादा। टेंशन नहीं लेनी चाहिए सबसे पहले। हुँ, हाँ, ये बीमारी का प्रकृति है या जो कैंसर का नेचर है, वो ही हुँ, भयावह है। लेकिन आज से अगर कुछ साल पहले अपन देखें कि हुँ, हार्ट का हो गया, लंग्स का हो गया, किडनी का हो गया, लोग बोलते हैं, "अरे!" किसी को बोला, "अरे! हार्ट का हो गया।" "अरे! हार्ट का हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया।" लेकिन फिर भी अगर सही टाइम पे आप डायग्नोस करके उसको ट्रीट कर दे रहे हैं, तो हार्ट वाले पेशेंट भी 20-20, 30-30 साल ऑन एन एवरेज निकाल रहे हैं। लाइक यस। 50 में उनका बायपास हुआ, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जब हुँ, 50-55 में हुआ, तो 60-70 तक उनका चल रहा है आराम से। हुँ, हुँ, तो राइट टाइम, राइट डायग्नोसिस, राइट ट्रीटमेंट, चीज़ को अपनी सीमा से बढ़ने नहीं देना। हुँ, और कई बार ऐसा होता है कि शरीर ही आपको बताता रहता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। कभी अगर एकांत में हम अपने शरीर की आवाज़ सुने कि भाई हेल्थ वाइज़ क्या हो रहा है, तो बॉडी सिग्नल देती है। अगर आप सिग्नल को हुँ। राइट टाइम पे पकड़ लो तो आई थिंक मैक्सिमम लोग उसके साथ भी नॉर्मल लाइफ़ जीते हैं। अगर अगर हमको कोई सिग्नल ऐसा फ़ील हुआ हमारी बॉडी में, हालाँकि क्योंकि अचानक से मेरे सामने ऐसे भी एग्ज़ाम्पल्स हैं जिनको सब कुछ ठीक था और अचानक से कैंसर और विदिन 1 एंड हाफ मंथ वो खत्म हो गए। तो कैसे उसको पकड़ें? मतलब पकड़ना मतलब पहले से ही हमको पता चल जाए। क्या रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए? क्या होना क्या हाँ, रूटीन है? ये जी। आपने बिल्कुल मेडिकली वैलिड पॉइंट पूछा और हुँ, नॉर्मल लोगों के लिए जो जानना चाहते ही क्या है, तो देखिए अपने भारत में पुरुषों में या अधिकतर केसेस में जो तंबाकू जनित कैंसर है, उनका मैक्सिमम अभी भी वही है। अगर हुँ, मैं मैथमेटिकली बोलूँ तो 100 में से लगभग 60 या 65% मरीज़ ऐसे हैं जो किसी न किसी तरीके से तंबाकू के सेवन से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, और महिलाओं में स्तन कैंसर होता है और गर्भगृह का कैंसर होता है। हुँ, तो ये सब कैंसर के लिए गाइडलाइन जो है, जो सिम्प्लिफाइड गाइडलाइन है, वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज़ में अवेलेबल है और आप चैट जीपीटी है जो वेरिफाइड गवर्नमेंट के सोर्स हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है, उससे आप रेफ़रेंस में लेके उसको कर सकते हैं। और राइट। इस चीज़ के लिए सरकार भी जागरूक कर रही है लोगों को। जैसे सिगरेट
या तम्बाकू के ऊपर आपका लेबल आता है और हुँ, बार-बार आप अपन मूवी देखने जाते हैं तो भी बताते हैं कि ये सब चीज़ें होती है। तो ये सब ऐसा नहीं कि ठीक है, मानो कोई व्यक्ति सेवन कर रहा है तम्बाकू का, हुँ, तो उसको ये नहीं पता ना मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, वो हुँ, चीज़ें आपके सामने हैं, देखना है नहीं देखना वो आपके ऊपर है। हाँ, राइट। कोई प्रॉब्लम है तो हाँ, टाइम रहते पकड़ लो, तो उस चीज़ से अपन बच सकते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि कैंसर क्यूरेबल है जब पहले पकड़ में आ जाए। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है, फ़ील होता है, कुछ अलग-सा फ़ील होता है तो आप जाएँ, ज़रूर टेस्ट कराएँ। हुँ, बॉडी के ब्लड के नॉर्मल टेस्ट कराते रहना चाहिए, राइट? एंड अगर आप अपनी लाइफ़ में कुछ हो चुके हैं या आपको कुछ डर है या आपको कुछ लगता है कि आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो आप ये बुक ज़रूर पढ़ें। आपको बहुत हेल्प हो सकती है एंड सही सलाह पे ही काम करें और थोड़ा हिम्मत ज़रूर बनाए रखें, क्योंकि हिम्मत बहुत ज़रूरी है। एंड बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। मेरे को भी अच्छा लगा। और बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, बहुत सारी चीज़ें जो हमको भी लाइक नॉर्मली नहीं पता होती हैं, तो यस, थैंक्स फॉर हैविंग हैविंग अस एंड थैंक्स फॉर हैविंग पीएनपी एंड आपकी बुक बहुत जल्दी मार्केट में आ जाएगी। आपकी बुक अमेज़न, फ्लिपकार्ट हर जगह पे अवेलेबल बहुत जल्दी हो जाएगी। तो आप जाइए और आप इस बुक को खरीदिए, पढ़िए, अपनी राय दीजिए कैसी लगी आपको ये बुक और कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने कमेंट में बता सकते हो, ताकि और हम अच्छी-अच्छी चीज़ें आपके साथ में लाते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।